शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की। हम द हिंदू वाली पहली खबर देखने वाले हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, शॉर्टकट में जिसको हम ICHR बोलते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है। नॉर्मली आप जो किताब पढ़ते हैं स्कूली शिक्षा के दौरान में, उसमें कुछ हेर फेर करने की बात करी जा रही है, पार्टिकुलरली हिस्ट्री को लेकर के। इसी बात की सफाई दी जाती है ICHR के द्वारा कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही कैसे है। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इसकी कोई भी प्लानिंग नहीं है कि वो इतिहास को नए सिरे से लिखे, बल्कि कुछ जो गैप हमें दिखाई दे रहे हैं उनको हम फिलिंग करने का काम कर रहे हैं। बाय इनकॉर्पोरेटिंग ऑल मेजर पर्सनालिटीज़, इसमें हम सभी जो मेजर पर्सनालिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी जो पर्सनालिटी हैं, व्यक्तित्व वाले लोग हैं, इनको हम शामिल कर रहे हैं। इसके साथ साथ में कुछ इवेंट और पर्सनालिटीज़, दो लोगों को हम शामिल कर रहे हैं जो छूट गए हैं इतिहास में, विच आर नॉट पार्ट ऑफ हिस्ट्री बुक, जिनको इतिहास में अभी तक दर्ज नहीं किया गया है, इतिहास का वो हिस्सा नहीं रहे हैं। ऐसा कहना है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का ऑन मंडे। ICHR ने किसी प्रकार का ऐसा कोई प्रोग्राम लॉन्च नहीं किया है, ऐसा कोई प्रोजेक्ट वो लेकर के नहीं आया है कि वो इंडियन हिस्ट्री को फिर से लिखेगा। द गवर्नमेंट हैज़ नो इंटेंशन टू रीराइट हिस्ट्री, बट इफ़ यू आस्क मी इफ़ द ICHR हैज़ टेकन एनी प्रोजेक्ट ऑन हिस्ट्री विथ ड्यू रिस्पेक्ट, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म दिस हाउस दैट यस इट हैज़ टेकन। लेकिन यहाँ पर बात बताई जा रही है कि अब आपको नए नए योद्धाओं के बारे में भी पता चलेगा। इसके साथ साथ में कुछ नई नई जो घटनाएं हैं ऐतिहासिक हुई हैं, उनको भी अब आपकी हिस्ट्री वाली बुक में देखने को मिल जाएगा, जगह मिल जाएगी। यही बात यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से बताई जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं महिलाओं के IPL की। जिस प्रकार से पुरुषों का IPL होता है, तो उसी की तर्ज में इंडिया का भी वुमेंस IPL हमको देखने को मिलेगा, जिसको नाम रखे हैं WPL, वुमेन प्रीमियर लीग। इसमें सबसे ज़्यादा कीमत में जिस खिलाड़ी को ख़रीदा गया है वो नंबर 1 पर है स्मृति मानधाना। स्मृति मंधाना खेलेंगी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की तरफ से, ठीक है। 3.4 करोड़ रुपया में इनकी ऑक्शन की गई है। फिर आ जाती हैं नेटाली स्वीवर ब्रंट, ये इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं, मुंबई इंडियन की तरफ से खेलने वाली हैं और इनकी कीमत है 3.2 करोड़ रुपया। एशले गार्डर गुजरात टाइटन की तरफ से खेलेंगे और इनका प्राइस रखा गया है 3.2 करोड़ रुपया। फिर आ जाती हैं दीप्ति शर्मा, ठीक है, यूपी वॉरियर की तरफ से खेलने वाली हैं, ये 2.6 करोड़। जेमिना रॉड्रिग्स 2.2 करोड़ दिल्ली कैपिटल की तरफ से खेलेंगी। शेफाली वर्मा दिल्ली कैपिटल की तरफ से खेलेंगी, 2 करोड़ है। बेथ मूनी गुजरात टाइटन की तरफ से खेल रही 2 करोड़ है। फिर है ऋचा घोष 1.9 करोड़ बेंगलुरु RCB की तरफ से खेलेंगी। और पूजा वस्त्रकार मुंबई इंडियन की तरफ से खेल रही हैं, 1.9 करोड़ रुपया में इनको खरीदा गया। फिर आ जाती हैं सोफी, तो ये यूपी वॉरियर की तरफ से खेल रही हैं और 1.1 करोड़ कीमत रखी गई है। वहीं हरमनप्रीत कौर की बात करें तो मुंबई इंडियन की तरफ से खेलेंगी और 1.8 करोड़ रुपया ऑक्शन किया गया है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं हेरिटेज बिल से रिलेटेड एक न्यूज़। जियो साइंस कमेटी का कहना है एक ब्रॉड पैनल का गठन किया जाना चाहिए, ठीक है, जिसमें एक्सपर्ट लोग शामिल हों। ये जांच पड़ताल करेंगे इस हेरिटेज बिल की। डिप्लिनेशन साइट्स containing geo relics and phenomena, strategic type sections, geological structure and geomorphic landform of national and international interest। तो कौन कौन सी साइट हैं जिनको हमने इस क्षेत्र में शामिल किया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है 32 जियो हेरिटेज साइट या फिर नेशनल जियोलॉजिकल मोनूमेंट्स फॉर प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस, 32 ऐसी साइट की पहचान करी गई है।
इसके बाद बात करी जाती है, ये जो बिल होता है ना, ये मना करता है कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिनोवेशन ऑफ एनी बिल्डिंग इन द एरिया। इस एरिया में आप कोई भी नई बिल्डिंग को खड़ा नहीं कर सकते, ना ही उसका रिपेयरिंग का काम कर सकते हैं, ना ही रिनोवेशन का काम कर सकते हैं। ये जो प्रोहिबिट एरिया वाला रहता है। इसके साथ साथ में एज ए सिग्नेटरी टू यूनेस्को कन्वेंशन में हमने सिग्नेचर किया है, हम उसके एक मेंबर हैं। तो जो प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, इंडिया इज रिक्वायर्ड टू हैव लो, यहाँ पे अब ये क्या लिखा ना, तो जिस प्रकार से यूनेस्को के नियम कानून चलते हैं ना, उसी प्रकार से हमें भी अपने देश में नियम कानून लेकर के आना है। कुल मिलाकर के बात यहाँ पर ये करी जाती है। जिस प्रकार से यूनेस्को वर्ल्ड लेवल पर कंजर्वेशन करने का काम करता है, तो उसी प्रकार के कंजर्वेशन के इफोर्ट्स किसी कंट्री के द्वारा लगाए जाने चाहिए, यदि आप यूनेस्को के मेंबर बन जाते हैं तो एक ड्राफ्ट बिल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी बिल की ड्राफ्टिंग चल रही है, जिसका उद्देश्य है प्रोटेक्ट करना इंडिया की जियोलॉजिकल हेरिटेज को। हमारी जो ऐतिहासिक इमारतें बनाई गई हैं, उनको कैसे करके हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं और भी अच्छे तरीके से, इसके लिए गवर्नमेंट एक बिल लेकर के आ रही है। ये जो कुछ जियोलॉजिकल हेरिटेज है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है, जैसे कि फॉसिल्स, सेडिमेंट्री रॉक, नेचुरल स्ट्रक्चर। लेकिन इसने ना कुछ खतरे की घंटी बना दिया है, कहाँ पर, इंडिया की जियोसाइंस और पेलियोंटोलॉजी कम्युनिटी को। अब चूंकि ये लोग कंजर्वेशन करने का भी काम करते हैं, जो लोग इस क्षेत्र में रिसर्च करना चाहते हैं वो कैसे काम करेंगे, उनके लिए ये थोड़ा सा अच्छी खबर नहीं है। तो जो ड्राफ्ट है जियो हेरिटेज साइट एंड जियो रेलिक्स प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस बिल 2022, कभी तो हमको ये नेसेसरी लगता है, कई सारे रिसर्चर लोगों की तरफ से देखा जाए, ठीक है। इसके पास पावर हो जाएगी इंटायरली इन द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एक 170 साल का ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, दैट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो माइनिंग के अंतर्गत ये संस्था आती है, तो इसके अंतर्गत जो है इसको काफ़ी सारी पावर मिलने वाली है। इस बिल में कौन कौन से प्रोविज़न किए गए हैं उनको हम देख लेते हैं। गिव इट द पावर टू डिक्लेयर साइट एज हैविंग जियो हेरिटेज वैल्यू। पहले नंबर की बात तो ये है, किसी भी जगह को घोषणा करना है कि ये उस वैल्यू है कि नहीं। तो जियो हेरिटेज वैल्यू की यदि ये है तो इसको घोषणा करा जाना, इसकी पहचान किए जाने का काम, ठीक है, इसी के द्वारा किया जाएगा। टेक पोजेसन ऑफ रेलिक्स, इसके बाद जो वहाँ के फॉसिल्स हैं, रॉक्स हैं, उनकी आप पोजेसन ले रहे हैं, उनका अधिग्रहण कर रहे हैं। दैट रेस्ट इन द प्राइवेट हैंड। प्रोहिबिट कंस्ट्रक्शन ऑफ 100 मीटर अराउंड सच ए साइट, ठीक है। 100 मीटर का जो आसपास का एरिया रहेगा वहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकते हैं, और पेनलाइज किया जाएगा 5 लाख रुपया मैक्सिमम तक का, एंड ये भी हो सकता है कि आपको जेल में डाला जाए, ठीक है। अब कंसर्न यहाँ पर कुछ ऐसे हो जाते हैं कि आप एक ही संस्था को इतनी ज़्यादा पावर दे रहे हैं। एक ही संस्था को यदि आपने पावर दे दी है ना, तो फिर वो जो संस्था है अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर सकती है, मिसयूज़ हो सकता है। इसलिए कभी भी एक ही को पूरी की पूरी पावर नहीं देना चाहिए। लोगों का कहना है कि हम जो है इस जियो हेरिटेज बिल का स्वागत कर रहे हैं। रेदर देन हैव ऑल ऑथोरिटी इन डायरेक्टर जनरल GSI, देयर नीड टू बी ए ब्रॉडर कमेटी ऑफ एक्सपर्ट। लेकिन यहाँ पर ज़रूरत थी कि एक बड़ी कमेटी का आप गठन करते जिसमें एक्सपर्ट लोग शामिल होते, फ्रॉम ए वाइडर रेंज ऑफ इंस्टीट्यूशन। इसमें हमें इंस्टीट्यूशन का काफ़ी वाइडर रेंज देखने को मिल जाता।
इसका मतलब ये हो गया है कि दिस वुड मीन दैट द इंटरेस्ट एंड डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय रिसर्चर्स हु एक्चुअली वर्क इन द फील्ड आर कीप्ड इन माइंड। इसका मतलब ये है कि जो लोग इस क्षेत्र में रिसर्च में लगे हुए हैं उनको आपने ध्यान में रखा है यदि आप इस प्रकार की कमेटी का गठन कर लेते तो। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं डीलिमिटेशन से रिलेटेड। ठीक है, अभी हाल ही में क्या है, जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए। जम्मू कश्मीर को आपने जो यूनियन टेरिटरी घोषित किया है ना, उसको आप सबसे पहले तो ख़त्म करो और दूसरा वहाँ पर राज्य बनाओ। वहाँ पर चुनी हुई लोगों की सरकार रहेगी और वो वहाँ पर शासन करेगी। इसके लिए सबसे पहला जो कदम उठाया जाएगा वो रहेगा परिसीमन का। परिसीमन किसको बोलते हैं, कैसे होता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। परिसीमन, जिसको हम इंग्लिश में डीलिमिटेशन बोलते हैं, सरल शब्दों में मतलब होता है किसी भी राज्य के निर्वाचन क्षेत्र की सीमा तय करना। इसी को हम परिसीमन बोलते हैं। विधानसभा या फिर लोकसभा क्षेत्र की सीमाओं के निर्धारण या फिर पुनर्निर्धारण को ही हम परिसीमन कहते हैं। ये किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या परिवर्तन को दर्शाने के लिए किया जाता है। पार्टिकुलरली अभी इतने एरिया में 100 लोग रह रहे हैं तो इस एरिया को हमने एक निर्वाचन क्षेत्र कह दिया। कितने एरिया को आप कवर कर रहे हो, जितने एरिया को आप कवर करने की प्रोसेस कर रहे हो उसको ही हम जो है परिसीमन बोलते हैं। किसी भी इलाके के क्षेत्रफल, इलाके की आबादी, भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति और वहाँ की जो संचार सुविधा है उसी के आधार पर डीलिमिटेशन का निर्धारण किया जाता है। ये काम करता है परिसीमन आयोग। तो हमें समझना है कि ये परिसीमन आयोग क्या होता है और कैसे काम करता है। परिसीमन आयोग को भारतीय सीमा आयोग के नाम से भी हम जानते हैं। ये लेजिस्लेटिव बैकअप के साथ में स्थापित एक पैनल है और इसे अपने कामकाज में सरकार और राजनीतिक दलों से स्वतंत्रता मिली हुई है। तो ये जो कामकाज है ना अपना फ्री तरीके से करता है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज परिसीमन आयोग के हेड रहते हैं, सबसे ऊपर यही बैठते हैं। कौन? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, जो भारत के चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोगों से अपनी सदस्यों को लेते हैं। चुनाव आयोग के लोग जो है यहाँ पर बैठते हैं, चाहे वो भारत सरकार का चुनाव आयोग हो, चाहे वो राज्य सरकार का चुनाव आयोग हो। नेशनल लेवल पर अब तक 4 परिसीमन आयोगों का गठन निर्वाचन क्षेत्रों की नई सीमा को चित्रित करने, बनाने और निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या का सुझाव देने के लिए किया गया है। परिसीमन आयोग के गठन की बात करते हैं। परिसीमन अधिनियम के अंतर्गत भारत की सरकार परिसीमन आयोग को स्थापित करती है। इस आयोग का गठन किया जाता है तो इसके लिए भारत के राष्ट्रपति की तरफ से अधिसूचना जारी करी जाती है। सबसे पहले 1952 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद 62, 72 और 2002 में परिसीमन आयोग का गठन हुआ है। कुल मिलाकर अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। फिर ये काम कैसे करता है? परिसीमन आयोग जनगणना के हिसाब से देश के सभी विधानसभा और लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की फिर से सीमा तय करता है। सीमाओं के पुनर्निर्माण के दौरान राज्य में प्रतिनिधित्व को स्थिर रखने का काम परिसीमन आयोग करता है। हालांकि चुनाव आयोग क्षेत्र की सीटों की संख्या में कोई चेंज नहीं करता है। इसके अलावा परिसीमन आयोग सिर्फ गणना के आधार पर SC और ST की सीटों की संख्या को रिजर्व करने का काम करता है। परिसीमन आयोग क्या काम करता है? कैलकुलेशन के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से वो बताता है कि यदि हम इस एरिया को एक निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर रहे हैं तो यहाँ से 4 लोग SC के रहेंगे और 5 लोग यहाँ पर ST के रहेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर SC ST की संख्या को निर्धारित करने का काम किया जाता है। तो कितने सालों में होता है परिसीमन? संविधान के आर्टिकल 82 में परिसीमन का उल्लेख है जो इस आयोग को काम करने की पावर देता है। 10 साल में एक बार जब भी देश की जनगणना होगी तो उसके बाद परिसीमन किया जाता है। हालांकि 1981 और 91 की जनगणना के बाद परिसीमन नहीं किया गया था। 2002 में 84वें संविधान संशोधन के साथ इस प्रतिबंध को 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। परिसीमन की प्रक्रिया को
प्रतिबंधित करने के पीछे सरकार क्या तर्क दे रही? 2026 तक सभी राज्यों में जनसंख्या वृद्धि का जो एवरेज है वो समान हो जाएगा, इसलिए परिसीमन करने का कोई फायदा ही नहीं होगा। लोकसभा का 1971 और राज्यसभा की विधानसभाओं का 2001 में जनसंख्या के हिसाब से परिसीमन किया गया था। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखते हैं जो कि इंडिया और यूके के रिलेशन को बताती है। यूके फॉर टाई अप इन हाई एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी। भारत और यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, दोनों के बीच में हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हाई एंड हमको देखने को मिलेगा डिफेंस टेक्नोलॉजी के मामले में। टर्मिंग द नीड फॉर स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड यूके मिशन क्रिटिकल। मिशन क्रिटिकल क्या है? मिशन क्रिटिकल बताता है कि दोनों देशों के बीच में किस प्रकार से डिफेंस के जो रिलेशन हैं मजबूत होते जा रहे हैं। यूके के मिनिस्टर फॉर डिफेंस प्रोक्योरमेंट एलेक्स चाक, उन्होंने जोर दिया था कोलैबोरेशन होना चाहिए हाई एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी के मामले में। इसमें कौन कौन सी बातें आ जा रही हैं? इसमें आ जाते हैं जेट इंजन टेक्नोलॉजी। यूनाइटेड किंगडम में यदि जेट इंजन बनाए जा रहे हैं तो वो सबसे पहले इंडिया आएंगे, या तो इंडिया उनसे खरीदेगी या तो फिर इंडिया उनको कहेगी कि आप हमारे यहाँ पर ही बनाइए। इससे फ़ायदा इंडिया को ये होने वाला है कि इंडिया खुद सक्षम हो जाएगा उनसे सीख करके कि कैसे करके हमको जेट इंजन बनाना है। तो ये काफ़ी इसेंशियल माना जा रहा है टू प्रिजर्व टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। यदि भारत को चाइना के साथ में अपनी जो सीमा लगी हुई है उसकी सुरक्षा करना है तो उसके पास में इस प्रकार के आधुनिकतम हथियार होना चाहिए, विमान होना चाहिए। टू स्टैंड अप फॉर द इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर ऑफ विच इंडिया वाज एन इम्पोर्टेंट पार्ट। जिस प्रकार से इंटरनेशनल ऑर्डर चल रहा है उसमें यदि आपको खड़ा होना है, इंटरनेशनल लेवल पर अपनी इमेज को बनाना है, तो भी आपको इस प्रकार के उपकरणों की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। इसके साथ साथ में उन्होंने जोर दिया था कि हमें कोऑपरेशन बढ़ाना है सप्लाई चेन के मामले में। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, कोरोना के टाइम में सप्लाई चेन हमारी बाधित हुई थी। अभी हाल ही में रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ था उस टाइम में भी सप्लाई चेन बाधित हुई थी। यूक्रेन को खुद अनाज की ज़रूरत पड़ गई। अब युद्ध वो लड़ाई लड़ रहा है, ठीक है, तो अब उसको जाहिर सी बात है कि अनाज की तो ज़रूरत पड़ना ही है। तो अपना जो गेहूं का एक्सपोर्ट था ना उसने कम कर दिया था। वहीं रसिया भी खुद देख लीजिए, रसिया युद्ध में लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि अब जो तेल वो बेच रहा था ना, वो तेल की बिक्री को भी अभी कम कर देगा, युद्ध में लगा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जिससे सप्लाई चेन जो है प्रभावित होती है। तो इससे हम कैसे करके निपट सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर जोर दिया जाता है। तो जेट इंजन कोऑपरेशन की यदि हम बात कर लें तो देखिए, इंडिया इज़ इवोल्यूटिंग, इंडिया मूल्यांकन कर रहा है को डेवलपमेंट प्रपोजल को। 3 ग्लोबल इंजन मैन्युफैक्चरर के साथ में द विजिटिंग मिनिस्टर सेड व्हाट द यूके कमिटेड इज़ आवर बिगेस्ट एवर कैपेबिलिटी ट्रांसफ़र इन आवर हिस्ट्री। इतिहास में अब तक देखा जाए ना तो ये सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होने वाला है। इसके लिए कम से भी कम जो है 3 जो मैन्युफैक्चरर है ना उनके साथ में संपर्क साधा गया है इंडिया के द्वारा। इसके बाद एरो इंडिया से रिलेटेड न्यूज़ें आई हैं। एरो इंडिया के अंतर्गत जाहिर सी बात है, इंडिया में जो जो चीज़ें बनाई जा रही हैं इंडिया उसका प्रचार प्रसार करेगा। ठीक है, इंडिया उसका प्रचार प्रसार करेगा ताकि इस क्षेत्र में जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है ना उसको बढ़ावा दिया जा सके। इसके बाद हम सीधे एडिटोरियल वाले पेज की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं प्रमुख एडिटोरियल्स को। तो जो आज का इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है वो फोकस करता है मेनली पहाड़ी एरिया में जो सरकार डेवलपमेंट का काम करती है, जैसे कि सड़कें बना रही है, पुलें बना रही हैं, और सबसे मेन चीज़ हो जाती है सुरंगें बनाना, इल्लीगल तरीके से माइनिंग करना। ये ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसके चलते चलते जो हिली रीजन है ना वो काफ़ी ख़तरे में आ गया है। इन सब रीजन के
इन्हीं सब रीजन से तो हम देखे हैं कि जोशीमठ में धंसाव हमको देखने को मिला है, दरारें पड़ गई हैं। और ये चीज़ खाली जोशीमठ अकेले के लिए नहीं है, यही चीज़ हम देखे हैं जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में भी। तो जो लैंड सब्सिडेंस भूमि के धंसाव के जो इंसिडेंट है हिली अर्बन इंडिया में, वो बढ़ते ही जा रहे हैं, कॉमन हो गए हैं आज के टाइम में। एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि 12.5% जो इंडिया का लैंड एरिया है ना, वो लैंड स्लाइड के लिए एकदम प्रॉन माना जा रहा है। वहाँ पर आपको कभी भी लैंड स्लाइड देखने को मिल सकता है, स्पेशली सिक्किम, वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड वाला एरिया। अर्बन पॉलिसी इज़ मेकिंग दिस वर्स। हमारी जो अर्बन पॉलिसीज़ हैं इसको और भी ज़्यादा ख़राब कर देती हैं, और भी ज़्यादा इसको ख़तरे में डाल देती हैं। According to the National Institute of Disaster Management and highlighted in the National Landslide Risk Management Strategy सितंबर 2019, कंस्ट्रक्शन इस प्रकार के जो लैंडस्केप में यदि आप कर रहे हो, ऑफन ड्रिवन बाय बिल्डिंग बाय लॉ दैट इग्नोर लोकल जियोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंट फैक्टर। लोकल जियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर को आप देखते हुए बिल्कुल भी बिल्डिंगें और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण नहीं कर रहे हैं। इसी के चलते चलते इस प्रकार की घटनाएं रुकने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही हैं। कॉन्सिक्वेंटली मतलब होता है कि फलस्वरूप, इसके रिजल्ट स्वरूप, लैंड यूज प्लानिंग इन इंडियाज हिमालयन टाउन एंड द वेस्टर्न घाट इज ऑफन इल कन्वीनियंस एडिंग टू स्लोप इंस्टेबिलिटी। एज ए रिजल्ट landslide vulnerability has risen, made worse by tunneling construction that is weakening rock formation। रॉक का जो फॉर्मेशन है उसको आप कमज़ोर कर दे रहे हो सुरंगें खोद करके। इसके चलते भी हमें लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले तो हमारे पास में डेटा होना चाहिए, कैसे करके हम इन्हेंस कर सकते हैं अर्बन रेजिलेंस विथ रिगार्ड टू लैंड सब्सिडेंस। भूमिगत धंसाव को रोकना है तो सबसे पहले हमारे पास कुछ रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए, हमारे पास डाटा अवेलेबल होना चाहिए। द ओवरऑल लैंडस्लाइड रिस्क नीड टू बी मैप्ड एट ग्रेनुलर लेवल, एकदम छोटे छोटे लेवल पर, एकदम पत्थर के छोटे से टुकड़े के लेवल पर हमें जो है लैंडस्लाइड की रिस्क का मेजरमेंट करना पड़ेगा कि कब आ सकता है, कैसे कर से आ सकता है, कैसे करके हम बच सकते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कंडक्ट कराया था एक नेशनल मैपिंग एक्सरसाइज। इसका स्केल था क्या, 1:50,000 के स्केल में, विथ ईच सेंटीमीटर डिनोटिंग अप्रॉक्सीमेटली 0.5 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर की जो दूरी है ना, लगभग कितना 0.5 किलोमीटर को यहाँ पर दर्शा रही है। शहरी जो पहले पॉलिसी मेकर होते हैं उनको ज़रूरत है, आप ध्यान में रखिए। यहाँ पर आपको थोड़ा सा एडिशनल डिटेल मिल जाएगा एंड लोकलाइजेशन 1:1000 के स्केल में। एरिया विथ हाई लैंडस्लाइड रिस्क शुड नॉट बी अलाउड टू एक्सपांड लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर। जहाँ पर लग रहा है कि लैंडस्लाइड हो सकता है, लैंडस्लाइड के लिए एरिया प्रोन है, तो वहाँ पर आप बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको बिल्कुल खड़ा मत होने दीजिए। There must be a push to reduce human intervention and adhere to carrying capacity। इसके साथ साथ में आपको ये ध्यान में रखना है, ये जो एरिया है यहाँ पर लैंडस्लाइड हो सकता है, तो यहाँ पर ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ है उसको कम से कम करना पड़ेगा, नहीं तो नुकसान बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होने वाला है। आइजोल और जो मिजोरम होते हैं वो सीस्मिक जोन 5 के अंतर्गत आते हैं एंड बिल्ट ऑन वेरी स्टीप स्लोप। और ये कैसी जगह में बने हैं, एकदम तेज ढलान पर बसे हुए हैं। एन अर्थक्वेक विथ ए मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 7 ऑन द रिएक्टर स्केल वुड ईजिली ट्रिगर ओवर 1000 लैंडस्लाइड एंड काज लार्ज स्केल डैमेज टू बिल्डिंग। यदि 7 की भी मैग्नीट्यूड वाला यहाँ पर अर्थक्वेक आ गया ना, तो फिर हालत ख़राब होने वाली है।